अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 9th क्लास की बायोलॉजी का टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के टॉपिक 3 ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमंस को स्टडी करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स और आज हम ह्यूमंस में स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से अज़ा होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसा कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, स्टोमिक, इंटेस्टाइन्स, पेंक्रियाज वगैरह। ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, इंसानी जिस्म है, इसमें बहुत से ऑर्गन्स मौजूद हैं, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक के जिम्मे एक मखसूस काम है। हेयर आर फ्यू ऑफ मोस्ट ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि चंद एक हैं जो बहुत ही अहम अज़ा हैं, उनके बारे में यहाँ पे तफसील दी गई है। जैसा कि हार्ट है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है, दिल जो है, एक मसल्स का बना हुआ अज़ा है। मसल्स का बना हुआ अज़ा, इसका जिम्मे क्या है? पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, के पूरे जिस्म में खून को पंप करना। इट इज़ इसेंशियल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन, इसके ज़िम्मे ये भी है, ये इस काम के लिए भी ज़रूरी है कि इसने ऑक्सीजन को डिलीवर करना होता है और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के पास। यानी सेल्स जो हैं उनको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ऑक्सीजन वगैरह होती है, उसको डिलीवर कौन करता है? दिल करता है। एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो हमारे जिस्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कौन रिमूव करने में हेल्पफुल होता है? हार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लंग्स। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। अब फेफड़े ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। फेफड़ों की वजह से हम सांस अच्छे तरीके से ले पाते। अगर फेफड़ों में कोई भी नुक्स आ जाता है या कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। सांस की हमें दुश्वारी हो सकती है और सांस की बीमारियां वगैरह लग सकती हैं। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स के जिम्मे क्या है? गैसियस एक्सचेंज है, कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। अब देखें, जिस्म के अंदर जब वो लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा ना, और जिस्म से बाहर क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? इन्वायरमेंट में जाएगी, बाहर हवा में जाएगी, स्पेसिस में जाएगी। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट कौन कर रहा होता है? लंग्स कर रहा होता है। हार्ट का हमने फंक्शन भी पढ़ लिया और लंग्स का भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है ना, वो दिमाग है। अब देखिए, हर चीज़ जो है वो कंट्रोल होती कहाँ पे? हमारे दिमाग में होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। अब दिमाग जो है ये हमें कोऑर्डिनेट करता है हर चीज़ के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। अब सोचने के में भी हेल्प करता है। उसके अलावा हमें जो फैसले वगैरह लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग, यानी जो हमने फैसले वगैरह करने होते हैं, जो भी चीज़ सोचनी होती है, जो भी नतीजा अखज़ करना होता है, तो उसमें काम कौन दिखा रहा होता है? ब्रेन दिखा रहा होता है। ब्रेन का जिम्मा ये काम है। लिवर, लिवर परफॉर्म्स मैनी वाइटल फंक्शंस। अब लिवर जो है ये भी बहुत से अहम अफ़ाल सर अंजाम देता है, इंक्लूडिंग फिल्टरिंग ब्लड। अब ये क्या करता है? खून को भी फिल्टर करता है, प्रोड्यूसिंग बाइल, और बाइल को भी प्रोड्यूस करता है, और ग्लूकोज को भी ये स्टोर करता है। ग्लूकोज यानी जो शुगर वगैरह होती है उसको कौन ज़ख़ीरा कर रहा होता है? लीवर कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है किडनीज। किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड। अब देखें कि फिल्टर किया ब्लड किसने? लीवर ने किया। अब किडनीज ने क्या किया? वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं उस ब्लड में, उनको फिल्टर कर देना। उनको फिल्टर करने के बाद ये ज़िम्मेदार होता है यूरिन बनाने का। किडनीज क्या काम करती हैं? पेशाब बनाती हैं। ठीक है, यानी जो गुर्दे हमारे हैं वो किसके चीज़ के ज़िम्मेदार हैं? पेशाब बनाने के ज़िम्मेदार हैं, और खून के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिल्टर करने के। उसके बाद आ जाता है स्टोमिक। स्टोमिक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। अब स्टोमिक जो है ये भी मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है। दैट ब्रेक डाउन फूड, ये भी खुराक को तोड़ फोड़ करता है, यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी होते हैं, मतलब को खुराक को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये खुराक की ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स आर लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन्स दैट डाइजेस्ट फूड। अब इंटेस्टाइन्स यानी जो आंतें वगैरह होती हैं ये लंबी होती हैं। ट्यूबुलर ऑर्गन्स मतलब कि ये लंबी लंबी नालियों की तरह की होती हैं, और इनके ज़िम्मे क्या होता है? खुराक को डाइजेस्ट करना, हज़म करना, और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जो भी ग़िज़ाई अज़्ज़ा होते हैं, उनको जज़ब कर लेना, जो भी खुराक हज़म शुदा होती है। हज़म शुदा खुराक में से ग़िज़ाई अज़्ज़ा वगैरह को जज़ब कर लेना, और इनके ज़िम्मे ये इस तरह के काम होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेंक्रियाज। द पेंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब पेंक्रियाज के ज़िम्मे क्या होता है? कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना। अब देखें, हमने खाना खा लिया, कई बार होता है ना कि हमें कब्ज़ हो गई,
या फिर हमें गैस वगैरह हो जाती है, या कई बार होता है हमें भूख नहीं फील हो रही होती, तो उसका मतलब होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे अंदर मौजूद ही नहीं होते, जो पहले वाला खाना खाया होता है वो हजम ही नहीं हुआ होता। तो इसी तरह फील होता है कि हमारे पेट के अंदर ऐसे ही है पड़ी हुई खुराक जैसे अभी हमने खाई है। तो वो पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, मतलब कि जो खुराक को हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं ना वो बनाएगा तो ही खुराक डाइजेस्ट होगी ना। तो ये किसके जिम्मे है? पेंक्रियाज के जिम्मे है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और पेंक्रियाज के जिम्मे ये भी होता है कि उसने हार्मोन्स बनाने होते हैं, और हार्मोन्स कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन। नेक्स्ट आ जाता है स्टमक एज एन ऑर्गन, के जो मैदा है ये एक अज़ा के तौर पर। स्टमक इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक एक अहम अज़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। वो कहते हैं कि जो प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन होती है, मतलब मुकम्मल नहीं होती, आधी होती है, उसका जिम्मेदार होता है। इट आल्सो स्टोर्स फूड। जो स्टोमिक है यानी जो मैदा है ये खुराक को जखीरा करता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्टोमिक जो है एक ऑर्गन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब कंट्रोल करने के लिए या प्रोटीन्स वगैरह की जो भी पार्शियल डाइजेशन होती है उसका जिम्मेदार होता है। अब ये बना किससे होता है? ये मुख्तलिफ टिश्यूज से मिलकर बना होता है। अब ये किन टिश्यूज से मिलकर बना होता है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि ये किन टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है, मसल टिश्यू और अदर जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर ये स्टोमिक ऑर्गन जो है ये बना होता है। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। द इनर वॉल इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। वो कहते हैं कि जो स्टोमिक की यानी जो मैदे की अंदरूनी वाल होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट इज़ ग्लैंडुलर इन नेचर। ये ग्लैंड्स से मिलकर बनी होती है कुदरती तौर पर, और सिक्रेट्स म्यूकस, इसके अंदर वो म्यूकस सा होता है यानी म्यूकस को खारिज करती है। ये जो इनर वॉल होती है ना ये क्या करती है? ये म्यूकस को खारिज करती है। म्यूकस कहते हैं थोड़ा चिकना सा चिपचिपाहट वाला मादा होता है। म्यूकस लाइन्स द इनर वॉल। जो चिपचिपा सा मादा होता है वो क्या करता है? अंदरूनी वाल को लाइन अप करता है और ये एसिडिक से बचाता है, एसिड्स से बचाता है। दिस टिश्यू आल्सो सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। ये टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस को भी सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस को भी खारिज करता है। गैस्ट्रिक जूस जो खारिज करता है उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? पेप्सिनोजिन होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उस पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन एंजाइम के लिए। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के जिम्मे ये काम होता है। ये देखें यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू शो हो रहा है ना, ये सबसे ऊपर पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इट लाइज बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू। अब देखें एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये वाला टिश्यू क्या करेगा? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होगा, जो भी उसका फ्रेमवर्क होगा, जो भी उसकी साख्त होगी उसको हेल्प करेगा। एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स। अब जो भी नर्व्स वगैरह होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, जैसे वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह होती है ना, या लिम्फोसाइट्स वगैरह होती हैं, जो भी होती हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है मसल टिश्यू। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। यहाँ पे अब देखें एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या आ गया? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे क्या आ गया? मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू की भी कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 1 2 3। अब जो आउटर लेयर, द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब ये ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। मिडल सर्कुलर है, ये मिडल वाली क्या है? सर्कुलर है, ऐसे गुलाई में। इनर जो है वो ओब्लिक है, ये शफाफ सी है। ठीक है, दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स। अब ये वो कहते हैं कि ये वाले जो मसल्स हैं ये क्या करेंगे? फैलेंगे भी, सिकुड़ेंगे भी। वो फैलेंगे सिकुड़े इसलिए क्योंकि उन्होंने खुराक को मिक्स करना होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस के साथ उन्होंने खुराक को मिक्स करना होता है अपने फैलने या सिकुड़ने से। नेक्स्ट आ जाता है आउटर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ये वाले दूसरे क्या हैं? आउटर कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। अब ये सबसे बिरोनी लेयर है दैट इनसर्कल्स द स्टोमिक। ये क्या करती है? स्टोमिक को यानी जो मैदा है उसको इनसर्कल करती है और सपोर्ट देती है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी कि इंसानी जिस्म में ऑर्गन सिस्टम्स कौन से हैं। पहले तो हमने ऑर्गन्स पढ़ लिए ना कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि स्टोमिक भी एक ऑर्गन है। अब नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये कौन कौन से हैं?
Here are few examples of organ systems which form a human body. वो कहते हैं यहाँ पे organ systems की कुछ मिसालें हैं जो कि human body को बनाती हैं. Skeletal system है, digestive system है, respiratory system है, muscular system वगैरह है. स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल से ही हमें पता चल रहा है कि ये हड्डियाँ वगैरह यानी जो ढांचा है उस पर मुश्तमिल होगा. इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, इसमें हड्डियाँ शामिल हैं, कार्टिलेज और टेंडन्स वगैरह शामिल हैं. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोडक्शन टू द बॉडी. ये हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट वगैरह देती है और जिस्म को महफूज रखती है. इट सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर मसल्स, ये मसल्स के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया करती है अटैच होने के लिए. लॉन्ग मूवमेंट्स, अब स्केलेटल मसल की वजह से ही हम हरकत कर पा रहे होते हैं. अब देखें स्केलेटल सिस्टम की वजह से, अब देखें हमारी हड्डियां, जैसे हमने कूनी को मोड़ लिया, बाजू को हरकत दे ली, टांगों को हरकत दे ली, टांगों को मोड़ लिया, बैठ गए, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम मूवमेंट्स किसकी वजह से कर रहे होते हैं? स्केलेटल सिस्टम की वजह से कर रहे होते हैं. इट आल्सो स्टोर्स मिनरल्स, ये मिनरल्स को यानी जो नमकियात वगैरह होती है ना उनको भी ज़ख़ीरा करता है और ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अज़ा शामिल होते हैं? माउथ शामिल होता है, एसोफेगस शामिल होता है, स्टोमिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. अब माउथ के बाद एसोफेगस से आप कंफ्यूज होंगे, ये खुराक की नाली जो होती है, ठीक है. अब मैदा आ जाता है, छोटी आंत आ जाती है, बड़ी आंत आ जाती है. दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. अब ये सारे क्या करते हैं? पहले खुराक जाती है मुंह में, फिर एसोफेगस में, फिर स्टोमिक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में. तो ये सिस्टम किस चीज़ का जिम्मेदार है? ये खुराक की डाइजेशन का जिम्मेदार है, खुराक को हजम करने का जिम्मेदार है. और ये क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड होती है, हजम शुदा खुराक होती है, उसको जज़ब करता है. नेक्स्ट आ जाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम. इट इंक्लूड्स द लंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई. अब देखिए रिस्पिरेटरी यानी जो सांस हम ले रहे होते हैं वो जस्ट हम नाक के जरिए तो नहीं ले रहे होते, इसके लिए एक अल्लाह ने सिस्टम बनाया हुआ है. लंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई इसमें शामिल हैं. दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वो कहते हैं कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये किस में इन्वॉल्व है? गैसेस के एक्सचेंज करने के, गैसेस को तब्दील करने के. मतलब कि हम अंदर तो ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं और बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं. तो ये क्या है? गैसियस एक्सचेंज है बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान. तो इनको कौन कर रहा होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा होता है. नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर सिस्टम. इट इंक्लूड्स स्केलेटल मसल्स. अब मस्कुलर सिस्टम में स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं जो कि अटैच होते हैं बोन्स के साथ, यानी जो हड्डियों के साथ अटैच होते हैं. दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मूव बोन्स. वो कहते हैं कि ये मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर ही जाके हड्डियाँ जो हैं वो हरकत करती हैं. इट अलाउज मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन इन द बॉडी. अब वो मस्कुलर सिस्टम मसल्स की वजह से वो कहते हैं कि ये इसमें स्केलेटल मसल्स वगैरह शामिल होती हैं, इसकी वजह से हम मूवमेंट या लोकोमोशन कर सकते हैं. अब यहाँ पे मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क क्या है? मूवमेंट कहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही बैठे हैं तो कोई हरकत कर दी, ठीक है. लोकोमोशन कहते हैं कि एक जगह से चल कर दूसरी जगह पे जाना, नकलो हरकत करना, इसको हम लोकोमोशन का नाम देंगे. यहाँ पे उन्होंने समझाया हुआ है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में ये जॉइंट्स हैं, बोन है, कार्टिलेज वगैरह शामिल है. डाइजेस्टिव सिस्टम में उन्होंने बताया हुआ कि लीवर है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है. अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? विंड पाइप है, यानी जो सांस की नाली है यहाँ पे आ रही है, लंग्स है, ट्रेकिया वगैरह है, ठीक है. मस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं. नर्वस सिस्टम में और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखते हैं. नर्वस सिस्टम में तो हमारा दिमाग आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, नर्व्स वगैरह आ जाएंगी. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ जाएंगी? ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, हार्ट वगैरह आ जाएंगे. नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स वगैरह है. नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स. अब नर्वस सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है और बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है नर्व इम्पल्सेस के जरिए. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या शामिल है? दिल शामिल है, ब्लड वेसल्स हैं यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह शामिल है और ब्लड शामिल है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में. दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके ज़िम्मे क्या है? उसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं या हार्मोन्स हैं उनको करना है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरे ही जिस्म में ट्रांसपोर्ट कर देना, यानी पूरे ही जिस्म में मुंतकिल कर देना है. अब एक ही अज़ा के अंदर नहीं रहेगा, पूरे जिस्म के अंदर होगा, हर जगह पे होगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से. उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.